दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? आपको मैंने कल बताया था जो पिछड़ा वर्ग है एग्लो इंडिया और अनुच्छेद हम 337 तक बताए थे। कितना बताए थे? अनुच्छेद 337 तक। आज जो हम बताने वाले हैं वह अनुच्छेद बताएंगे 337 से आगे। तो पहला अनुच्छेद आता है 338। 338 अनुच्छेद जो है इसी की चर्चा हमको करना है दोस्तों। अनुच्छेद 338 जो है यह 338वां अनुच्छेद, इसका गठन 65वां संशोधन, कब? 65वां संविधान संशोधन के तहत एससी आयोग यानी कि जो दलित जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, इनको आरक्षण देने की बात कही गई, जो 1990 द्वारा किया गया। कब किया गया? 1990 में किया गया। यह 7 सदस्यीय है। इसमें टोटल 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया 1990 के 65वां संविधान संशोधन में, जो एससी वर्ग के लोगों को आरक्षण की बात कही गई है। उसके बाद कह रहा है दूसरा अनुच्छेद 338 में है, कौन है? कह रहा कि एसटी, इसका गठन 89वां संशोधन जो हुआ 89 संशोधन अर्थात 2003 में पूछेगा 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको बताना है दोस्तों कि 2003 में जब हुआ तो उस समय जो हमारे थे गठन करने वाले लोग 5 सदस्यों का चयन किए थे। और यह जो है आपको याद रखना है दोस्तों, एससी में 7 सदस्य और एसटी में 5 सदस्य मिलकर गठन किया था। 339 में अगर एससी एसटी दोनों आयोग के प्रशासन तथा कल्याण के कर्तव्य होता है। जो प्रशासन तथा कल्याण के कर्तव्य यह केंद्र सरकार के हाथों में होता है कि इसका जिंदगी को कैसे सुधारा जाए, किस प्रकार इसके जिंदगी को जीर्णोद्धार किया जाए, इसको कैसे ऊंचाई तक पहुंचाया जाए, ये काम करते हैं आयोग के द्वारा होता है। एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, दलित पिछड़ा करके एक कोई नेता होना चाहिए, एक कोई होशियार आदमी होना चाहिए। इसकी नियुक्ति जो है, आयोग की नियुक्ति खास करके अध्यक्षता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के 6 सलाह पर 6 तरह के फैसला सुनाएंगे। किसको? राष्ट्रपति को। वह राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको शपथ और गोपनीयता की सीख देगी, कम से कम तो 3 साल के लिए। कितने सालों के लिए? कम से कम 3 वर्ष के लिए करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, क्या? आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है, यहाँ लिख देना है रिपोर्ट। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपती है किसको? अध्यक्ष, राष्ट्रपति को सौंपती है। और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कितना होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर उसका शक्ति होता है। अनुच्छेद 340 में यह एक वैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? इसी का। किसका? एससी एसटी सवर्ण और दलित पिछड़ों का जिक्र किया गया है, जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। हम सरकार को कहे तब माने सरकार, ऐसी कोई बातें नहीं है। सरकार अपने मन से
इसको मान सकती है, नहीं तो संसद उसे मनाएगी ही। कल पहला पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष काका कालेकर कौन थे? काका कालेकर थे, जो खास करके 29 जनवरी 1953 में, कब? 29 जनवरी 1953 में, उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे और इन्हीं की मौजूदगी में राष्ट्रपति होने के नाते इन्होंने किए थे। उसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1977 में, कब? 1977 में क्या गया था? उस समय इसका गठन जो हुआ तो मोरारजी देसाई ने किया था। मंडल कमंडल के सिफारिश आयोग के तहत कौन किए थे 1977 में? मोरारजी देसाई। दोस्तों हम ये भी बात बताए हैं कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री बना तो वह चेहरा थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कि क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर में जो आय है उस आय पर हम चर्चा किए हैं। फिर बात आती है आपका कि दूसरा पिछड़ा वर्ग में खास करके उस आयोग की बात किया गया जो मंडल कमंडल की बात किया गया। मंडल कमंडल का जहाँ तक बात किया जाए तो कई सारे ड्रामा हुआ जब सदन में आया 2004 में 3 में, तो कई सारे लफड़ा लगे। खास करके लालू, रामविलास, नीतीश, ये तीनों का एक अलग ही अदा उस समय था, दबदबा था। मंडल आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। कौन? उस समय जब अंतर्गत हुआ था मंडल आयोग आया था तो उसमें ओबीसी को दिया गया था 27% आरक्षण। ओबीसी का मतलब वो न समझिएगा हैदराबाद के ओबीसी, ओबीसी यहाँ के वो है ओवैसी भाईजान। तो कह रहा कि मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में, कब? 1990 में क्या किया गया? विश्वनापी व्यक्ति है जो इनके कमेटी के तहत किया गया था, विश्वनापी प्रताप सिंह ने लागू किया था। अगला आता है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईबीसी अर्थात इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट जो खास करके आरक्षण की जरूरत है, आर्थिक दृष्टि से विहीन है, उनको जरूरत है आर्थिक दृष्टि से मदद पहुंचाने की, तो होने पर उसको यह काम दिया जाएगा और उसको 27% आरक्षण जो मिला उसके तहत कुछ उसको आर्थिक मुआवजा भी मौजूदा करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ओबीसी को 2 भाग में बांट दिया गया। एक बांट दिया गरीबा में, एक बांट दिया थोड़ा अमीरा में, यानी कि एक क्रीमिलेयर को कर दिया, दूसरा नॉन क्रीमिलेयर कर दिया। अर्थात एक में आता है, अगर इसमें वैसे ओबीसी आते हैं जिस परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपया से ज्यादा हो, उसको क्या कहा जाएगा? क्रीमिलेयर कहा गया। और एक आता है नॉन क्रीमिलेयर, नॉन क्रीमिलेयर, उसमें आता है 8 लाख से कम। तो हम लोग जो है 8 लाख से कम वाले में आते हैं क्योंकि हमारी पारिवारिक आय और सालाना आय जो है पूरे परिवार का 8 लाख रुपया से कम है, 2-3 लाख भी नहीं पहुंचता है। तो ये क्या होगा? हम लोग नॉन क्रीमिलेयर के अंतर्गत आते हैं। ओबीसी को BC1 तथा BC2 में बांट सकते हैं और बांट भी दिया गया। जो हमारा BC1 में आते हैं इसमें कई सारे जात आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर या हिजड़ा को 3rd जेंडर में रखा। जब केंद्र की मोदी सरकार आई अर्थात भाजपा सरकार आई 2014 में, तो इनको 3rd जेंडर का नाम चेंज करके कहा कि नहीं, इसको भी एक जाति का नाम दे दिया जाए। ओबीसी जाति में रखा गया और 3rd जेंडर जब था उस समय इसको निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया, वोटिंग करने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने की भी आज़ादी इनको मिली। तब जाकर के इनका नाम क्या क्या चेंज करके 2014 में रख दिया। ओबीसी कैटेगरी के खास करके ये लोग आते हैं और अभी वर्तमान में डॉक्टर सिलिब्रे ऑफ इसी अंतर्गत आते हैं। जो दिल्ली के मेयर प्रेसिडेंट आते हैं वो किन्नर ही हैं, लेकिन पूरे दिल्ली की एक IAS आदमी है। तो कहने का मतलब है भगवान का स्वरूप बना हुआ है लेकिन उसके अंतर्गत टैलेंट जो है वह छिपा नहीं सकता है। इस प्रकार से हम और भी आपको बताएंगे कि 3rd जेंडर की पूर्ण रूपेण से क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके कामों का जिक्र करेंगे। जय हिंद, जय भारत।